सबसे पहले आचार्य जी मैं जानना चाहूंगा, और हमारे सारे यहाँ दर्शक श्रोता जो भी हैं उनकी सबकी उत्सुकता उत्कंठा है कि आयुर्वेद के प्रति आपका जो रुझान है, जो रुचि है, वो कैसे शुरू हुई। सभी भाई बहनों से निवेदन है, कृपया बैठने वाले बैठें, जाने वाले जाएं, बीच में न रहें, क्योंकि जीवन का उसूल ही यह है कि हमें जिस और प्रवृत्त होना है उसमें गतिमान होना चाहिए, और जो बीच में है कृपया शोर न करें। आयुर्वेद के प्रति की जो रुझान की बात है, मेरी पूज्य माँ जड़ी बूटी की ज्ञाता रही, अभी भी हैं। बचपन में हम देखते थे कि कभी कोई कष्ट परेशानी होती थी तो माता जी की बहुत सारी जो कड़वी और कसैली, न जाने कितनी स्वादों का हमने आस्वादन किया था, शायद वहीं से ये संस्कार बने। और आयुर्वेद यूँ भी हमारे ऋषियों की परंपरा है, और ऋषि स्वयं कहते हैं सो अयम शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात्, यह तो हमारी अनादि परंपरा है। और हमारी परंपरा में कमोवेश हम सब आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे देश में दादी नानी के नुस्खों की बात की जाती है। और जीवन में कोई कुछ जानता या न जानता हो, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ अंश में सही आयुर्वेद को जरूर जानता है, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा समुद्र है जहाँ बड़ा से बड़ा तैराक भी पार नहीं पा सकता है, परंतु छोटा से छोटा बच्चा भी उसके किनारे पर खेल सकता है। हम सबको पता है कि सर्दी जुकाम हो जाए तो अदरक डाल करके काढ़ा बना करके पीने की बात की जाती है, तुलसी और काली मिर्च डाल करके लेने की बात की जाती है, और शरीर में दर्द हो जाए तो हल्दी में दूध डाल करके लेने की बात की जाती है, और किसी को जो है गैस बन जाए तो अजवाइन का पाउडर करके खाने की बात की जाती है। जीवन भर करते तो रहते हैं, कई बार उसका बोध भी नहीं होता है। बोध ना होने से हमें उस ओर प्रवृत्ति कम बनती है। तो बचपन की इन्हीं प्रवृत्तियों ने, इन्हीं सहज उपलब्ध परिस्थितियों ने हमें आयुर्वेद से जोड़ा और आयुर्वेद के प्रति हमारी प्रवृत्ति बनी। और आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, और मैं इस संवाद के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सबको आयुर्वेद के प्रति कम से कम, इतने बड़े वैद्य बनो ना बनो, दूसरों की चिकित्सा कर सको, पर इतना तो जरूर आपको आयुर्वेद जानना चाहिए कि छोटी छोटी बीमारियां होने पर आप भयभीत ना हो, और कम से कम अपने लिए सरल कुछ उपाय और सरल समाधान खोज सकें। आचार्य जी, आमतौर पर आयुर्वेद को जो है पेट दर्द, सर्दी, इसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब गंभीर बीमारियां हो जाती हैं तो लोग आखिरकार एलोपैथी की शरण लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या आयुर्वेद में गंभीर बीमारियों का उपचार नहीं है, या है तो लोगों को जानकारी नहीं है, या लोगों को विश्वास नहीं है? हमारी अज्ञानता हो सकती है, हमारे नॉलेज का अभाव हो सकता है। आयुर्वेद के सामर्थ्य में कोई अभाव नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है। इस बात को अब पतंजलि ने भी सिद्ध किया है। आयुर्वेद के अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात की जाती थी। कोरोना की महामारी को हम सब ने देखा, हमने सब ने उसका सामना किया। जब सारी दुनिया के अंदर एक हाहाकार और कहीं ना कहीं हताशा और निराशा का वातावरण था, आयुर्वेद लोगों के लिए एक आशा की किरण बन करके सबके सामने आया, और कोरोनिल जैसी महाऔषधि से, जिसके विषय में लोगों ने बहुत प्रश्न चिन्ह करने का प्रयास किया, पर हमें आज इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि दुनिया के तमाम देशों के अंदर कोरोनिल ने तहलका मचाया, और वर्ल्ड का टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल्स में कोरोनिल ने वह कवर पेज पर स्थान पाया। और विश्व के जो टॉप रिसर्चेज होते हैं, जिसका साइटेशन मैक्सिमम किया जाता है, उन रिसर्च पेपर में कोरोनिल का रिसर्च पेपर है। इसीलिए आयुर्वेद में शक्ति है, उस शक्ति को दुनिया में पहुंचाने के लिए
हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आयुर्वेद हमारी ऋषियों की परंपरा है, यदि आयुर्वेद हमारी देश की परंपरा है, तो उस आयुर्वेद की परंपरा को दुनिया में पहुंचाने के लिए अमेरिका से मेरे भाई कोई नहीं आएगा, वो आपको और हमको करना पड़ेगा। यदि हम ही आयुर्वेद के वैरी बन करके रह जाएंगे तो कृतज्ञता के पाप से तो हम भागी होंगे ही, पर आयुर्वेद के ज्ञान से दुनिया वंचित रह जाएगी। तो दुनिया वंचित न रहे, इसलिए पतंजलि प्रयास कर रहा है। और आज 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों के माध्यम से, और इस मंच से मैं आपको प्रामाणिकता से ये बात कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार की तमाम मंत्रालय, राम भरोसे की बात आपने सुनी, भरोसा तो सबके ऊपर होना चाहिए, राम और श्याम के ऊपर भी, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयुर्वेद के ऊपर भरोसा दिलाने का काम तमाम सरकारी संस्थाएं, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कार्य लगभग 30% है, पतंजलि संस्थान का अकेले का कार्य 70% है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी तरह के सरकारी बिना सहायता के, बिना सरकारी बजट के, बिना किसी तरह के गवर्नमेंट के सपोर्ट के, कई बार लगता है, मैं तो ये मानता हूं सरकार का काम यह है कि अच्छे काम करते समय वो विघ्न न डाले, यही सरकार का सहयोग है। हम ऐसा मानते हैं, हमने विघ्नों में भी काम किया है और विघ्नों से रहित होने पर तो हमने ज्यादा काम किया ही है। तो इसीलिए काम करने की तमन्ना हमारे दिल में होना चाहिए। मैं देख रहा था कुछ स्टार्टअप के युवा लोगों की अभी बात हो रही थी, सम्मान की बात हो रही थी। माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे थे, मंत्री जी को अच्छे मंत्री हैं। उत्तराखंड का यदि स्टार्टअप की आप बात करें, होम स्टे आप देखिए कितना हो रहा है, कितना बढ़ सकता है गवर्नमेंट ने यदि थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो। आज जड़ी बूटियों की बात करें, आज पूरा जितना भी उत्तराखंड के अंदर लगभग 16 लाख टन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हर्बल प्रोड्यूस होता है। इससे ज्यादा की खरीद पतंजलि अकेला ही करता है। तो कितनी संभावना है, उन संभावनाओं को लोगों को पता भी नहीं है, जनता को भी नहीं पता, कई माने में सरकार को भी नहीं पता। मैं कहता हूं कि पहले ज्ञान ग्रहण करें, ज्ञान ग्रहण कर करके हम जनता को उसका वितरण करें, क्योंकि हमारी अज्ञानता कई बार वह समाज में ज्ञान से विमुख रखने का काम कराती है। तो इसी संदर्भ में आप सरकार को, क्योंकि अमर उजाला संवाद के माध्यम से हम आपकी बात, जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो कोई ऐसा सुझाव देंगे, कंक्रीट सुझाव, जिससे उत्तराखंड जो देवभूमि है, जो वनस्पतियों औषधियों के लिए जानी जाती है। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि हिमालय की पर्वत की तलहटियों में अनेक ऐसी औषधियां और वनस्पतियां हैं जिनका लोगों को पता नहीं है, और गंगा वहां से गुजरती है, इसलिए गंगा के पानी में अमृत का तत्व आ जाता है। तो कोई ऐसा सुझाव देंगे जिससे ये जो सारा अनएक्सप्लोर्ड जो संभावनाएं हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इसको जो है सार्वजनिक रूप से सामने लाया जा सके, जिससे आम जनमानस को लाभ हो। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 3,60,000 तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। उनमें से लगभग सब पौधों को मिलाया जाए तो लगभग 50,000 हैं। लोअर प्लांट्स को मिला लें, उसको छोड़ दें तो लगभग 20,000 हैं। उन 20,000 में से लगभग उत्तराखंड के अंदर में 1/3 7,000 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियां यहाँ पर हैं, और उनमें से अधिकतम वो औषधि गुणों से युक्त हैं जी। यदि हम बात करें आयुर्वेद की दृष्टि से, आज तक आयुर्वेद के अंदर जो शास्त्रों में लिखा गया है मात्र 700 पौधों को लिखा गया है। यानी हमारे पास 7,000 पौधे हैं, आयुर्वेद में मात्र 700 हैं। उनमें उत्तर भारत की यदि मैं बात करूं मात्र लगभग 300 पौधे हैं। ये मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। आज इतनी असीम संभावनाओं से यह प्रांत परिपूर्ण है। प्रकृति का यह प्रांत वरदान है। यहाँ पर एक एक उत्पाद, खाद्यान्न, अभी मिलेट्स महोत्सव की बात हुई, क्योंकि आप स्वर्णिम भारत की और बात और शताब्दी की बात को लेकर के यहाँ बैठे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर मिलेट्स की इतनी संभावना है, लगभग 3 लाख टन मिलेट्स पैदा होता है। सरकार की मैं न प्रशंसा में हूँ न मैं निंदा में हूँ, मैं समस्या और समाधान की बात कर रहा हूँ। इतनी संभावना है मिलेट्स, क्योंकि आज जब आपको घुटनों में दर्द होता है आप क्या ढूंढते हैं? विटामिन सी ढूंढते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स ढूंढते हैं। मैं कहता हूं कि विटामिन सी और कैल्शियम यदि आप खरीदने जाते हैं तो उसका लाभ किसको होगा? एक एमएनसीज होगी, कोई गोली बनाती होगी, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी,
वो आप जो पैसा देंगे उस फैक्ट्री में चला जाएगा। आप चौलाई खाएंगे, आप जो है यहाँ पर जो बाजरा खाएंगे, आप ज्वार खाएंगे, इन यदि मोटे अनाजों को आप लेते हैं तो उनसे आपकी कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाएगी, आपके विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो जाएगी। तो मोटा अनाज न केवल आपको पोषण देता है अपितु आपको स्वास्थ्य देने का काम भी करता है, और स्वास्थ्य आपको मिलेगा और वो पैसा कहाँ जाएगा? गरीब किसान के घर में जाएगा और उत्पाद की उससे अभिवृद्धि होगी। इसीलिए हमको सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, विकास की हम बात करते हैं। विकास के लिए हमको ये देखना है कि जिन पदार्थों का, जिन चीजों का हम उपभोग कर रहे हैं उसका अंततः जो हम पैसा दे रहे हैं वो किसको जा रहा है। तो इसीलिए स्वदेशी से स्वावलंबन की बात है, राष्ट्र के जागरण की बात है, लोकल फॉर ग्लोबल की बात है। यह सब इसी पर निर्भर है कि हम अपने आसपास स्थित जो विशेषताएं हैं, हमारी जो परंपरा से परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जो वरदान है, उस वरदान को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आचार्य जी देखिए, मोदी सरकार ने तो इस दिशा में काफी काम किया है। आयुष मंत्रालय एक अलग मंत्रालय बना दिया जिसमें ये आयुर्वेदिक पद्धति और जो देसी पद्धतियां हैं इनके विकास के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इससे, ये जो सरकार ने इस तरह से अलग मंत्रालय बनाया है, इससे कुछ लाभ हुआ है आयुर्वेद और हमारी देसी पद्धतियों को? यह एक बहुत उचित और अच्छा कदम है, पर अभी यह पर्याप्त नहीं है। तो गति होने से ही लक्ष्य मिलेगा, पर गति को बढ़ाने से हम जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें अभी बहुत काम होने की आवश्यकता है, बहुत सारे संभावनाएं हैं, उनके लिए हमको काम करना चाहिए। इसी क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूं कि WHO ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने सिस्टम है जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम है, उनके ऊपर, उनके प्लांट्स का डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर उन्होंने 99 में शुरू कर करके 2010 में उसको बंद भी कर दिया। मैं आपके मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, उस कार्य को पिछले 15 वर्षों से पतंजलि के हजारों वैज्ञानिकों के माध्यम से पूरा वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, जो 50,000 से ज्यादा औषधीय पौधों का डॉक्यूमेंटेशन का, जो 1.25 लाख ज्यादा पन्नों में और लगभग 109 वॉल्यूम में और 6 लाख से ज्यादा रेफरेंसेस के साथ 20 लाख से ज्यादा वर्नाकुलर नेमों के साथ में पतंजलि ने पूरा किया है। तो ये संभावना है। तो यदि हमने नहीं किया, आज पूरी, मैं भरी मंच से बताना चाहता हूं, हमारा आयुर्वेद का, आयुष का कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो मात्र हम 2-2.5% पर है। चाइना का 93-94% है। चाइना के अंदर जो चिकित्सा पद्धति है, हमारी भारतीय पद्धति उससे कहीं, हमारी जो आयुर्वेद पद्धति उससे कहीं बहुत आगे है। जब हमारी पद्धति में ज्यादा क्षमता है, हम आगे हैं, हमारी चिकित्सा विज्ञान बहुत गहरी है, फिर हम दुनिया में पीछे क्यों हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित रूप से सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसियां हैं, और हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, सब जगह पर बहुत कुछ सबको काम करने की आवश्यकता है। हमको भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिम्मेदारियों को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते हैं। हम चाहते हैं देश में अच्छा हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहां पर आप कितना अच्छा कर रहे हैं, या आपको स्वयं को आप मूल्यांकन कर सके। ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और एलोपैथी, इनके बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए और एक दूसरे की पूरक बने। जहां एलोपैथी फेल हो जाए वहां आयुर्वेद से लोग सहायता लें, जहां आयुर्वेद को एलोपैथी की जरूरत हो वो उससे ले, बजाय इसके इनके बीच में एक प्रतिद्वंदिता, एक प्रतियोगिता, और एक तरह से मुझे लगता है कई जगह बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की प्रवृत्ति जो है, और खासकर एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में अक्सर आपके पतंजलि को लेकर के, कोरोनिल को लेकर जिस तरह विवाद हुए, कोर्ट अदालत तक मामला गया और कोर्ट को भी इसमें कुछ बोलना पड़ा, डॉक्टरों ने तमाम तरह की जो है उस पर आपत्तियां उठाई। तो ये सब क्यों होता है ऐसा? इसमें एक संवाद होना चाहिए ना पद्धतियों के बीच में। सुनियोजित परम षड्यंत्र के तहत आयुर्वेद को समाप्त करने का प्रयास हुआ है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। आज जैसे भारत में आयुर्वेद को लेकर के स्थिति है, कमोवेश चाइनीज सिस्टम को लेकर के 1972 में ऐसी स्थिति थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने यह कंपलसरी कर दिया कि जितने भी जो डिग्रियां होंगी, जो भी MBBS करेंगे, उनके जितने भी बच्चे होंगे वो स्टार्टिंग में चाइनीज मेडिसिन सिस्टम को पढ़ेंगे। दुर्भाग्य से यहां पर शुरू से ऐसा कर दिया गया, एंट्रेंस एग्जाम में
जो एलोपैथिक में नहीं होगा वो आयुर्वेद में चाहेंगे। यानी बच्चों के मन के अंदर पहले से हीनता का भाव भर दिया गया। उस हीनता का भाव का परिणाम यह हुआ कि एलोपैथिक वालों ने अपने आप को सुपीरियर समझने का प्रयास किया कि हम कुछ बहुत अच्छे हैं, ये कम अच्छे हैं। और इसी तरह से एमएनसीज के षड्यंत्र के तहत अभी तो ओपन सीक्रेट है, सब अखबारों में, डिजिटल मीडिया में आया, ये जो बुखार की गोली सी थी डोलो, 1000 करोड़ तो डॉक्टरों को बांटा उसने जी। तो आप समझिए कि कितने बड़े षड्यंत्र कर सकते हैं। एक गोली के लिए यदि एक कंपनी 1000 करोड़ डॉक्टरों को गलत तरीके से यदि बांट सकती है तो इन जड़ एलोपैथिक वालों के जड़ें इतनी कमजोर नहीं है। आपको पता है कि जॉनसन एंड जॉनसन, जो आप भी बच्चों के लिए माता बहनें पाउडर यूज करती हैं, 40,000 करोड़ की पेनल्टी हो चुकी। उस पाउडर से बच्चों को कैंसर होता है, कितने माँ बहन बेटियों को पता है। आज भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इनके जो षड्यंत्र हैं वो हमारे बीच में नहीं आते हैं। आयुर्वेद के लिए तो अभी ऐसे ऐसे भी लोग पैदा हो जाते हैं, बोले दंत कांति में लौंग का तेल ज्यादा है इसलिए बोले हमारे दांत खराब हो गए। हम ही मूर्ख है, इतना महंगा लौंग का तेल ज्यादा क्यों डालेंगे भाई। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये इस तरह के सिगुफे ऐसे बनाए जाते हैं, लोगों के दिमाग में बार बार डालो, कहीं ना कहीं वह उनके विचार का पार्ट बन जाए। लोगों ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधि से लीवर किडनी खराब हो जाती है। पहली बार हम लोगों ने एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किडनी और लीवर खराब होने के बाद आयुर्वेद से ठीक होती है। कोरोना के टाइम पर मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, गिलोय एक महत्वपूर्ण औषधि रही जिसने लोगों को कोरोना से बचाव करने में, कोरोना से जीवन की रक्षा करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो निभाई तो सब लोग गिलोय के पीछे लग गए। पूरे देश को पता चल गया कि गिलोय नाम की कोई दिव्य औषधि है। लोगों ने सेवन करना शुरू कर दिया। उसके बीच में पता चलता कि कहीं से रिसर्च हुआ कि लीवर कई दिन तक गिलोय का सेवन करने से लीवर खराब हो गई। ये फेक रिसर्च था, उसका काउंटर हमने किया। भारत सरकार को मैंने निवेदन किया कि इसका आप जवाब तैयार करिए। ये रिसर्च का जो बेस है यह बहुत ऑथेंटिक नहीं है, यह प्रामाणिक नहीं है। थक हार करके उसका काउंटर हमने किया और उसके विरुद्ध में उसी रिसर्च जर्नल में उससे बड़ा आर्टिकल हमने छपाया कि गिलोय से कोई भी लीवर खराब नहीं होता है, उससे लीवर ठीक होता है। तो ये काम हमको करना पड़ेगा। तो दुनिया षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे हैं। जहां तक आपने बात करी इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आयुर्वेद वालों ने एलोपैथिक के विषय में कभी कुछ कहने का साहस ही नहीं किया। हमारे आयुर्वेद वालों को तो निरीह बना दिया गया। वो एक तरह से दिनहीन थे। उन्होंने तो वहां आयुर्वेद पढ़ करके भी लोग एलोपैथिक गोली लिखने के लिए मजबूर थे, क्योंकि आयुर्वेद को इतना पढ़ाया ही नहीं गया। पर एलोपैथिक वालों ने इतना षड्यंत्र किया आयुर्वेद के प्रति। किसी ने कहा कि हम आयुर्वेदिक की औषधियां लिखेंगे, उसके लिए कहा ये खिचड़ी पैथी है। आज भी इस तरह की बातें की जाती थी। ये पतंजलि के प्रयास से इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम, होलिस्टिक ट्रीटमेंट सिस्टम की बात होने लगी है। और आज हजारों डॉक्टर पतंजलि में आकर के चिकित्सा लाभ पाते हैं। वो पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की चिकित्सा लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, पर आयुर्वेद वालों को भी कभी एलोपैथी की आवश्यकता पड़े इमरजेंसी में लेनी चाहिए। क्योंकि कोई भी रोग पैथी देख करके न तो बीमारी आती है, न पैथी के नाम से बीमारी जाती है। और जब बाहर चीज होती है, वो कोई बाहर होती है तो वो पैथी होती है मेरे भाई। जब पेट के अंदर जाती है ना, वो फिर बायोकेमिस्ट्री होती है, वो पैथी नहीं होती है। तो इसलिए बाहर के झगड़ों को भुला करके हमको अंदर के सामर्थ्य को विकसित करने के लिए, मैंने देख लिया टाइम्स अप कर दिया आपने, कोई बात नहीं, पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये ध्यान रखिए बस ये। जी हाँ, आप पूरा करिए। नहीं आप बता दो। नहीं, मैं इसके बाद एक सवाल पूछने वाला हूँ। पूछ लेना आप। ये जितने बैठे हैं ना सब पक्के वाले हैं, वो जाने वाले तो पहले ही चले गए। हाँ, जो तुम टाइम साफ करो, तुम थक गए तो निकल जाओ बेशक। जितने आयोजक हो ना वो भी जाओगे तो भाई तो बैठे रहेंगे, बाकी सब अपने वाले हैं। तो इसीलिए ये कोई कहानी नहीं है यहाँ, ठीक है। जितने देर आपको पूछना पूछ लेना, और तुमको भी पूछना तो भी पूछ लेना, क्योंकि मैं निकलता कम हो, निकलवा तो पूरा संतुष्ट करके जाऊंगा। आयुर्वेद में जाना चाहता था, शायद सबकी उत्सुकता होगी कि योग गुरु रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी का मिलन कैसे हुआ। आप कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए और आज आपने पतंजलि जैसा बड़ा संस्थान खड़ा किया। परमात्मा की व्यवस्था।
भगवान की व्यवस्था के बिना कुछ होता नहीं है। और हमारा मिलन कोई हमारे चाहने से, हमारी योजना का मिलन नहीं था, यह किसी दैवीय शक्ति की कोई इच्छा थी उसकी, उस इच्छा का परिणाम है। गुरुकुल में पढ़ते थे हम, पूज्य स्वामी जी सीनियर थे, मैं जूनियर था, परंतु हम बड़े छोटे भाई की तरह तब से रहे और हमको भी पता नहीं था हम जाकर के क्या करेंगे। अभी बात हो रही थी स्टार्टअप की, बहुत विपत्तियों से बाहर निकलने की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पास तो इतने भी साधन नहीं थे जहां हम ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारे पास पैसे हों। 12,500 रुपए की आवश्यकता थी, वो भी हमने 2 लोगों से लोन लेकर के शुरू किया था। ये 1995 5 जनवरी की मैं आपको बात बता रहा हूं। और आज पतंजलि का जो है नेटवर्थ मैं कहीं देख रहा था 3.8 बिलियन डॉलर कितना है, या 50,000 करोड़ से ऊपर है। तो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि पतंजलि ने इतना जो, आज तो पतंजलि हर क्षेत्र में है, मतलब नोडल्स से लेकर के औषधियां और जीन्स तक बनाने की बात स्वामी जी ने कही थी एक बार, हम सब बनाएंगे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पतंजलि के प्रोडक्ट न बिक रहे हो। तो उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से पतंजलि की क्या योजना है जिससे यहाँ के युवकों को रोजगार में वृद्धि हो और यहाँ की जो विशेषता है, विविधता है, जैविक विविधता है, जैविक विशेषता है, उसका भी संरक्षण हो? उत्तराखंड के कितने जवान हैं हमारे, हाथ उठाइए जरा। चलो शाबाश। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अभी तक गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 97 करोड़ के लगभग प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हुआ है। उसमें से करीबन 12,000 करोड़ सिर्फ पतंजलि का है, यानी कि लगभग 12% कंट्रीब्यूशन पतंजलि का है। उत्तराखंड में प्राइवेट सेक्टर में जितने लोगों को नौकरी मिल रही है अभी, लगभग 10% का कंट्रीब्यूशन पतंजलि का है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। और दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर, आज 4,000 से ज्यादा रोगी जहां पर भर्ती होते हैं, वह पतंजलि है, और जिसके लिए पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। आज पतंजलि के माध्यम में लगभग 70 देशों के लोगों को चिकित्सा के लिए आने की कोई संस्था है तो वह पतंजलि है। और इसी तरह से पहाड़ों के लिए, पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए किसी ने सशक्त बड़ा काम किया है। आप चले जाना, आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के गांव के पास में बड़ी पोखरी में, यमकेश्वर में, योगी आदित्यनाथ जी ने देख करके उसकी बड़ी प्रशंसा करी थी, जहां पर उत्तराखंड को पलायन को रोकने के लिए हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हर्बल का एक बहुत बेहतरीन मॉडल बनाया है। तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप प्रयास करते हैं तो वो प्रयास के अंदर पतंजलि सदैव साथ है। अभी हमें कहा गया कि इतना उत्तराखंड के अंदर रॉ मटेरियल है, हमने कहा कि रॉ मटेरियल हमको सारा उपलब्ध करा दीजिए। उत्तराखंड का जितना प्रोड्यूसर सकल उत्पादकता से ज्यादा पतंजलि खरीदता है। जब पतंजलि छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिण भारत से खरीद सकता है तो उत्तराखंड का कोई युवा पैदा करेगा तो पहले हम आपको प्राथमिकता देंगे। यह हमारा वादा है और हम ऐसा करते भी हैं। तो ये बहुत संभावनाएं हैं बहुत सारी जगह पर। अभी हम भारत सरकार के माध्यम से भी, NRLM के माध्यम से, रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम हर एक एरिया में अभी उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। अलग अलग तरह से स्किल डेवलपमेंट का हम काम को कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि पतंजलि हर एक क्षेत्र में उत्तराखंड की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को किस तरह से लोगों के साथ जोड़ा जाए, रोजगार के साथ जोड़ा जाए। आज हमारे 4,000 से ज्यादा योग शिक्षक और शिक्षिकाएं हर गांव में, हर मोहल्ले में निःशुल्क योग सिखाने का आज काम कर रहे हैं। तो गांव-गांव में पतंजलि की उपस्थिति है। लेकिन महर्षि जी के जाने के बाद, प्रयाण के बाद, वो सारा उनका ढांचा चरमरा गया और आज महर्षि आयुर्वेद जो है वो बिल्कुल हाशिए पर चला गया। पतंजलि की नींव इतनी मजबूत आप बना रहे हैं कि जब कभी आगे भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियां भी इसको चलाती रहे, या महर्षि आयुर्वेद जैसा हश्र न हो जाए। उचित प्रश्न है। हम सनातन वैदिक संस्कृति की बात करते हैं और आजकल सनातन की बात बहुत होती भी है, पर आप सबकी जानकारी के लिए और अमर उजाला के माध्यम से, संपूर्ण देश के भाई बंधुओं के माध्यम से, परंपरा के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया ऐसे 500 बहुत ऊर्जावान सन्यासियों की टीम आज पतंजलि के पास है और आगे भी वो बनाने का काम लगातार चल रहा है। और जो युवा सन्यासी बनना चाहते हैं तो भी आमंत्रण है। और मैं आपको कहता हूं वही पतंजलि के प्रति हमारे उत्तराधिकारी हैं। पतंजलि ना कोई कॉर्पोरेट घराना है, कोई ना लाला जी की दुकान है, ना कोई विदेशी MNCs का कोई पार्ट है।
पतंजलि विशुद्ध रूप से भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति परंपरा मूल्यों पर आश्रित संस्था है और आने वाली जो नई पीढ़ी भी हमारी उन्हीं मूल्यों और परंपराओं को मानने वाली पीढ़ी होगी। ये कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है कि घर से घर को ट्रांसफर होगा। अभी तो जो सनातन परंपराओं के लिए जीने वाले ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी होंगे, पतंजलि के वही उत्तराधिकारी होंगे। अब चलते चलते एक सवाल मन में और आ गया। मूलतः राजनीतिक पत्रकार हूँ, बहुत राजनीतिक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक है। नहीं, ज्यादा भी करो कोई बात नहीं। नहीं ये पतंजलि पर और स्वामी जी पर ये आरोप क्यों लगता है कि आप लोग राजनीति में भी जो है एक पक्ष का साथ देते हैं? इस तरह का आरोप क्यों लगता है, जबकि आपको निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए एक संस्थान के रूप में? देखिए, हमने न किसी राजनीतिक पार्टी की बात करी, न सदस्यता की बात करी। हमने जब भी की अपनी देश की, अपनी संस्कृति परंपराओं की बात की। जो देश की परंपराओं की, संस्कृति की ओर प्रवृत्त होंगे उन सब के लिए हमारा साथ होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। वास्तव में हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है राष्ट्रहित। जो राष्ट्रहित करेगा उसके साथ हम सदैव खड़े हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत साफगोई से, बहुत विस्तार से हमारे सवालों के जवाब दिए और आशा है कि अमर उजाला के पाठक, दर्शक इस कार्यक्रम में सारे धन्यवाद। और जितने बैठे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजवा लीजिए। आप बहुत बहुत आभार आपका। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।